गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं नरेंद्र सिंह आज आपके सामने कृतिका का लेसन नंबर 1 मेरे संग की औरतें लेखिका मृदुला गर्ग लेकर उपस्थित हूँ। इस कहानी में लेखिका ने अपने परिवार की औरतों की, महिलाओं की विशेषताओं, उनके गुणों, उनकी कमियों आदि का बेबाकी से चित्रण किया है और ये बात समझाई है कि जीवन जीना एक कला है। हर एक के जीवन से हमको कुछ प्रेरणा मिलती है, कुछ संदेश मिलता है और हमें हर एक व्यक्ति के जीवन की अच्छाइयों से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो लेखिका के परिवार में उसकी दादी, परदादी हैं, नानी हैं, लेखिका की माँ हैं, बहनें हैं, सबके अंदर अच्छाइयाँ हैं, कमियाँ हैं, सब है और उन सब का बेबाकी से यहाँ पर लेखिका ने चित्रण किया है। तो आइए देखिए लेखिका की आज़ाद ख्याल वाली नानी के बारे में सबसे पहले है। तो लेखिका अपने परिवार की औरतों के विषय में और उनके व्यक्तित्व, उनके गुणों और विशेषताओं के विषय में बताते हुए कहती हैं कि लेखिका की नानी, जिसको उन्होंने देखा नहीं था परंतु उसके विषय में सुना था, लेखिका को पता था कि उसकी नानी परंपरावादी है, यानी पुराने नियमों को मानने वाली, अनपढ़ थी और पर्दा प्रथा को मानने वाली थी। भारतीय संस्कृति में पहले पर्दा प्रथा को बहुत महत्व दिया जाता था और पर्दा किया जाता था। तो लेखिका की जो नानी थी पुराने विचारधाराओं की थी, अनपढ़ थी और पर्दा करने वाली थी। लेखिका की नानी ने शादी के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री, लेखिका के नाना लेखिका की जो नाना है, शादी के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री की थी। उनके नाना ने लंदन में पढ़ाई की थी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री की परीक्षा पास की थी। वे विदेशी सांसद से उनकी अंग्रेजों की शैली के अनुसार जिंदगी बिताते थे, परंतु नानी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा था। नानी अपनी पुत्री अर्थात लेखिका की माँ की शादी का जिम्मा अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को सौंप दिया। वो अपनी बेटी की शादी किसी साहब से न करवाकर आज़ादी के सिपाही से करवाना चाहती थी। उनके मन में आज़ादी की भावना फूट कर भरी हुई। तत्कालीन समय में हमारे देश में आज़ादी का आंदोलन चला था और हर भारतवासी, चाहे वो बच्चा हो, महिला हो, लड़का हो, लड़की हो, यंग पुरुष हो या आदमी हो, जो भी हो, सभी का एक ही उद्देश्य था, भारत को आज़ाद कराना। और आज़ाद कराने के लिए भारत का हर वर्ग संघर्ष कर रहा था और आज़ादी की लड़ाई में आप अपने अपने तरीके से सब योगदान दे रहे थे। अब मैं लेखिका की माँ के संबंध में कुछ बता रहा हूँ। लेखिका की माँ की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ हुई थी। उनकी माँ दुबली पतली थी और खादी की साड़ी पहनती थी, जो उनके लिए असहनीय थी। मतलब खादी की साड़ी को वजन अधिक होता है, वो उसको सह नहीं पाती थी। पिता तो खाली हाथ थे, परंतु माँ की ईमानदारी, सुंदरता, नजाकत और निष्पक्षता आदि भाव से सभी लोग प्रभावित थे। लेखिका की माँ बहुत ईमानदार थी, बहुत सुंदर थी, दुबली पतली थी और निष्पक्ष, किसी का पक्ष नहीं लेती थी। लेखिका ने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। भारतीय माँ जैसी उनकी माँ नहीं थी। वह घर परिवार और बच्चों के खान पान आदि की रुचि नहीं लेती थी। बच्चों की परवरिश, उनके खान पान पर वो रुचि नहीं लेती थी। उन्हें पुस्तक पढ़ना, लेखिका की माँ को पुस्तक पढ़ना, संगीत सुनने का बहुत शौक था। उनमें 2 गुण विशेष रूप से थे, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। उनके अंदर 2 विशेष गुण थे। एक गुण था, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे और दूसरा, दूसरों की गोपनीय बातों को
किसी दूसरे के सामने जाहिर नहीं करती थी। इसके कारण माँ का घर में बहुत आदर सम्मान था, बाहर वाले भी सब उससे बहुत दोस्ती करते थे, बहुत प्रभावित थे। परदादी की लीक से हटकर, अब परदादी के बारे में कुछ बता रहा हूँ। लिखेंगे कि परदादी जो कि लीक से हटकर चलने का शौक रखती थी, उन्होंने मंदिर जाकर मन्नत मांगी कि उनकी बहू को पहला बच्चा लड़की हो। उनसे इस ऐलान को सुनकर लोगों के मुंह खोले के खुले रह गए, क्योंकि हर कोई पहले संतान लड़का चाहता है। परंतु यहाँ पर परदादी ने अपनी बहू के घर पहली लड़की संतान हो, ऐसी भगवान से विनती की, प्रार्थना की। सब लोग इससे हैरान थे। गांव वालों को इस बात का अनुभव था कि उनके तार सीधे ऊपर वाले से जुड़े हैं, बहुत मानते थे। और भगवान ने उनके घर में पूरी 5 कन्या थी। भगवान ने उनकी परदादी की प्रार्थना सुनी और लेखिका के परिवार में एक नहीं 5 लड़कियां आ गई। एक बार की बात है, परदादी के संबंध में एक किस्सा है जिसमें लेखिका बताती हैं। एक बार की घटना है, जब घर के सभी लोग बाहर बारात में गए हुए थे। लेखिका की परदादी शोर से बचने के लिए दूसरे कमरे में जाकर सो गई। तब एक चोर सेंध मारकर घर में आया, घुस आया। परदादी की नींद खुल गई। उन्होंने चोर से 1 लोटा पानी लाने के लिए कहा। बुढ़िया की जिद के सामने चोर को झुकना पड़ा। वह कुएं से एक पानी लोटा ले आया। परदादी ने पानी पिया और आधा लोटा चोर को भी पिला दिया और फिर कहा, अब हम माँ बेटा हुए, अब तू चाहे चोरी कर या खेती कर। चोर चोरी छोड़कर खेती करने लगा। देखिए व्यवहार और आचरण। एक चोर के प्रति परदादी का व्यवहार इतना विनम्र था, इतना अच्छा था कि चोर उनके आचरण और व्यवहार से इतना प्रभावित हुआ कि उसने चोरी करने का रास्ता ही बदल दिया और खेती करने लगा। कितने अपनेपन की भावना में गई। 1 लोटा पानी जो मंगवाया गया था उसको पहले पानी पिया, उसके बाद उसी को बोला ले तू भी पी ले, अब हम माँ बेटा हुए। अपनेपन की भावना देखी। अब तू चोरी कर चाहे खेती कर। मतलब परदादी क्या चाहती थी कि चोरी ये व्यवहार है और व्यवहार से और बातों से, प्यार से हम किसी को समझाएंगे तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा होगा। तो चोर के साथ परदादी का जो ये व्यवहार था, बात थी और बोलने का तरीका था, वो जो अपनापन था वो इतना अच्छा था कि चोर प्रभावित हो गया और उसने हमेशा के लिए चोरी का रास्ता छोड़कर खेती बाड़ी का काम आरंभ कर दिया। जब सन 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तब लेखिका को टाइफाइड हो गया था, इसलिए वह स्वतंत्रता दिवस के समारोह में शामिल नहीं हो सकी। लेखिका की 4 बहनें इस बात को लेकर काफ़ी हीन भावना का शिकार हुई कि वे लड़कियां हैं। देखिए लड़का लड़की का भेदभाव आज की दुनिया में बेकार है, व्यर्थ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आधुनिक समय है, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, सबको समान अधिकार है, सब समान हैं। आज लड़कियां किसी से भी कम नहीं है। शिक्षा में, काम में, सेना में, किसी भी विभाग में आप देखिए किसी से कम नहीं है, बल्कि वो पुरुषों से भी बहुत अच्छा बेहतर काम करके दिखा रही हैं। इसलिए अब क्रांति का समय, परिवर्तन का समय है और इस परिवर्तन के युग में पुरुष और महिलाओं को समान समान अधिकार, समान समान काम करने के अवसर और जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। महिलाओं को जो भी काम सौंपा जा रहा है, जो भी काम दिया जा रहा है, वो पुरुषों से ज़्यादा अच्छा करके वो दिखा रही हैं। तो इस प्रकार लेखिका की बड़ी बहन मंजुला भगत, लेखिका की एक बड़ी बहन थी मंजुला भगत, उसका घर का नाम रानी था। दूसरे नंबर पर लेखिका थी मृदुला गर्ग हैं, उनके घर का नाम उमा था। लेखिका की छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का नाम चित्रा था। उससे छोटी बहन रेणु और फिर अचला थी।
5 बहनों के बाद एक भाई पैदा हुआ जिसका नाम था राजीव। तो लेखिका के परिवार में 5 बहनें और एक भाई राजीव। लेखिका का भाई राजीव हिंदी और अचला अंग्रेजी में लिखने लगे। रेणु का स्वभाव विचित्र था। वह स्कूल से अपने वापसी के समय गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती थी। मतलब उसका जीने का तरीका ही दूसरा था। वो अपने विचार से अनुसार अपने तरीके से जीना चाहती थी। हैं स्कूल जाने आने के लिए गाड़ी थी, परंतु वो गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करती, प्रयोग नहीं करती, दरकार नहीं। अपने हिसाब से वो आती थी और अपने हिसाब से वो जाती थी। उसका विचार सामान्य व्यवस्था के खिलाफ था। पैदल चलकर पसीने से तरबतर होकर घर आती और फिर स्कूल जाती। वह बीए पास करना भी उचित नहीं समझती थी। उसका ख्याल था बीए पास करने से क्या लाभ होगा, परंतु एक बार पिताजी के फिर जबरदस्ती करने पर उसने बीए पास किया। एक बार बचपन उसकी जनरल मिथैया को पत्र लिखकर उनसे फोटो मंगा लिया था। लेखिका की तीसरी बहन चित्रा पढ़ने में कम और पढ़ाने में ज़्यादा रुचि लेती। लेखिका की तीसरी बहन चित्रा जो पढ़ने में कम और दूसरों को पढ़ाने में ज़्यादा रुचि लेती, यानी उसको दूसरों को पढ़ाने में ज़्यादा मजा आता था, इसीलिए परीक्षा में दूसरों के नंबर ज़्यादा आते थे और इसके नंबर कम आते थे। यानी शिष्यों के नंबर ज़्यादा और गुरु के नंबर कम। उसने अपनी शादी के लिए एक नज़र से एक लड़का पसंद किया और ऐलान कर दिया पूरे घर में कि मैं इसी लड़के से शादी करूंगी। घर वाले मना कर दिए, वो नहीं माने और आखिरकार उसने उसी लड़के से विवाह भी किया। परंपरा स्वतंत्रता। सबसे छोटी बहन अचला पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्रा थी। उसने अपने पिता की पसंद से शादी की थी। उसे भी लिखने का भोग लग गया था। तभी से शादी का निर्वाह भली प्रकार किया जा रहा था। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक छोटे से डालमिया नगर में रही। वहाँ की औरतों के साथ उन्होंने कई नाटक किए। बाद में मैसूर राज्य में एक कस्बे बालाकोट में रही। लेखिका ने अपने बलबूते में प्राइमरी स्कूल खोलकर दिखा दिया और अपने प्रयास से ही वह और भी कई काम की। लेखिका स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु से कमतर आंकती थी। एक अन्य घटना का स्मरण करते हुए लेखिका लिखते हैं कि 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तक जब बारिश दिल्ली में जब 9 इंच तक बारिश हुई, चारों ओर पानी भरा हुआ था। रेणु की स्कूल बस नहीं आई। उसे स्कूल जाने के लिए सबने मना किया, परंतु वो नहीं मानी। सबने ये भी कहा कि स्कूल बंद है, तुम मत जाओ, परंतु वो नहीं मानी। अपनी धुन की पक्की 2 मील पैदल चलकर गई। जाकर क्या देखा, स्कूल बंद। फिर वापस लौट आई पैदल। इससे उसका साहसी स्वभाव और धुन और जिद और सनक का पता चलता है। तो अपने हिसाब से जीने का कुछ अलग ही अंदाज होता है, अलग ही प्रभाव होता है। तो इस प्रकार इस पाठ में हम विभिन्न पात्रों के बारे में, विभिन्न चरित्रों के बारे में, बहुत उनकी विशेषताओं के बारे में हमको पता चलता है। जैसे कि अभी मैं आपको बताया कि लेखिका की माँ परंपरावाद के खिलाफ थी। वे सबके हृदय में राज करते थे। वे सुंदर थी और ईमानदार थी, निष्पक्ष थी, सच का समर्थन करती थी और वे सबको अच्छी सलाह भी दे देती थी। किसी की गोपनीय बात को किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं करती थी। वे जो भी सलाह देती थी वो पत्थर की लकीर होती थी। सभी लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास जाते और उनसे सलाह लेते थे। लेखिका की दादी के घर का माहौल बहुत अच्छा था। वहाँ बहू के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। सभी सदस्यों को भी विनम्रता और अपनेपन का भाव था। परदादी के साथ रहते थे सब। घर में स्वतंत्रता का वातावरण था। घर में किसी की भी चिट्ठी आने पर यह नहीं पूछा जाता था कि उसमें क्या लिखा है। हर सदस्य को अपने निजित्व बनाए रखने की छूट थी। परदादी परंपरा के विपरीत विचारों वाली महिला थी।
समाज में सभी लोग पहली संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति की कामना करते हैं, पर दादी लीक से हटकर चलती थी। इसलिए उसने अपनी बहू के लिए पहले लड़की की मन्नत मांगी। उनमें लड़की जाति के प्रति अत्यधिक स्नेह और सम्मान की भावना थी। तो इस पाठ में ये भी एक शिक्षा मिलती है कि शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखिका चाहती थी कि सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त करें। कर्नाटक के छोटे से गांव बालाकोट में कोई स्कूल ढंग का नहीं था। लेखिका ने कैथोलिक बिशप के फादर से प्रार्थना की, परंतु उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की। उसके बाद उसने अपने प्रयास से और सरकार के प्रयास से वहाँ पर एक स्कूल खोला, जहाँ पर और भी समाज के बहुत सारे बच्चे पढ़ने आने लगे। यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और कन्नड़ भाषा की शिक्षा दी जाती थी। धीरे धीरे यह स्कूल बड़े रूप में परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार लेखिका छोटे से प्रयास से स्कूल खोला और बच्चे पढ़ाई करने लगे। तो कोई भी काम सफलता तब मिलती है जब हम उसमें जी जान से जुड़ेंगे, मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे हैं, और उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करेंगे, तब वो चीज़ हमको प्राप्त हो सकती है। बिहार की घटना में ये बात बताई गई कि बिहार में पुरुष और महिलाओं के बीच में भेदभाव था। इसलिए मतलब महिलाएं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं थे। वे सिनेमा में एक साथ एक जगह में एक आसपास में नहीं बैठ सकते थे, परंतु लेखिका ने इस भेदभाव को समाप्त किया और उन्होंने नाटकों में गैर पुरुषों को भी लेकर नाटक रचे और उससे जो पैसा मिला उसको जनता के कल्याण के लिए काम किया, काम में लगाया। तो जीवन में उन लोगों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है जो सदा सच बोलते हैं, जो ईमानदार होते हैं, जो लोग किसी की गोपनीय बातों को दूसरे के सामने प्रकट नहीं करते हैं, जो अपने इरादों में मजबूत होते हैं, जो संघर्ष करते हैं, जिनका व्यवहार अच्छा होता है, जिनमें हीन भावना नहीं होती है। लेखिका की माँ के अंदर ये सब विशेषताएं थीं और इस कारण से सभी लोग उस पर श्रद्धा का भाव रखते भी थे। तो नानी आज़ादी की लड़ाई में परोक्ष रूप से भाग ले रही थी। नानी मृदुला गर्ग की जो नानी थी वो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग नहीं ले रही थी, परंतु उसका एक हिस्सा जरूर बनी थी। उसके दिल में आज़ादी की चाह थी और वो अपना योगदान भी दे रही थी। जब उन्हें लगा कि उनके जीवन का अंतिम समय आ गया है तो उन्होंने अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल जी को बुलाया और उनसे आग्रह किया कि वे उसकी बेटी की शादी आज़ादी का सच्चा जो सिपाही है उससे करवा दे। वे नहीं चाहती थी उसकी बेटी किसी अंग्रेज के साथ शादी हो। उसे पता था कि आज़ादी की लड़ाई के लिए किसी स्वतंत्रता सेनानी का होना बहुत जरूरी है। लेखिका की तीसरे नंबर की जो बहन थी चित्रा, उसकी कुछ अलग ही प्रकार की विशेषताएं थी। वे तीसरे नंबर की बहन थी। उन्होंने बताया चित्रा कॉलेज में पढ़ाने जाती थी तो वे स्वयं की पढ़ाई पर कम ध्यान देती थी और दूसरों को पढ़ाने में ज़्यादा रुचि लेती थी, इसलिए उसके अंक हमेशा कम आते थे। शादी के समय शादी के लिए उसने एक नज़र में एक लड़के को पसंद कर लिया और घर में ऐलान कर दिया वो शादी करेगी तो इसी से करेगी। वह जिद्दी थी और दृढ़ संकल्प थी, निश्चय किया हुआ था उसने, और उसने पहले मुलाकात में लड़के को ये बात बता दी थी। दृढ़ निश्चय और जिद्दी स्वभाव होने के कारण वह अत्यंत मददगार और उपयोगी भी साबित हुई और उसने अंत में उसी लड़के के साथ शादी की जिसको उसने एक बार पसंद किया। तो इस प्रकार इस पाठ में हम मृदुला गर्ग के परिवार के विभिन्न सदस्यों की विशेषताओं, गुणों और कमियों के बारे में हम देखते हैं। तो
इस पाठ से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं और हमें उस पात्र की अच्छाइयों का अनुसरण करना चाहिए, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इस पात्र में जो 4-5 पात्र हैं उनके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उन अच्छाइयों को हमको जीवन में उतारना चाहिए। अब 1 से लेकर 10 तक जो प्रश्न उत्तर है उसको आपको ग्रामर कॉपी के एक भाग में लिखना है। सामने वाला भाग ग्रामर रहेगा और आधा भाग में आप कृतिका के प्रश्न उत्तर लिखेंगे, जिसमें ये पहला पाठ है। दूसरा पाठ है तुम्हारा मेरे संग की औरतें। इसका प्रश्न उत्तर पढ़िए और लिखिए। वर्तमान समय में आपके पास जो भी गाइड बुक है उसको खोलिए और पढ़िए और उसके प्रश्न उत्तर नहीं आने का, चाहे वो गोल्डन गाइड है, चाहे वो आपके पास ऑल इन वन गाइड है, सभी में अच्छा उत्तर लिखा है। और कृतिका भाग 2 भाग 1 ये का लेसन नंबर 2 मेरे संग की औरतें के प्रश्न उत्तर को लिखना है। इसके अलावा स्कूल की तरफ से आपको हार्वर्ड प्रेस की एडिशनल प्रैक्टिस दिया गया, उसमें भी इस पाठ का जो सारांश है बहुत अच्छा लिखा हुआ है। आप उससे भी पढ़िए और उससे पढ़कर इस पाठ को समझने का प्रयास कीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए, आपको जरूर वो पाठ आसानी से समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर कोई समस्या हो तो जब स्कूल खुलेगा तब आप हमसे संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। फिलहाल आपको जो कहा जा रहा है, आपके पास अच्छा समय है, खुला समय है, इस समय का सदुपयोग कीजिए। ये समय आपकी आगे की पढ़ाई के लिए बहुत सहायक होगा, इसलिए अच्छा पढ़ना है, लिखना भी है। आप लिखने का प्रयास हर दिन कीजिए, हर दिन लिखते रहिए, कुछ लिखते रहिए, अपने विषय का लिखिए, प्रश्नोत्तर लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखने का प्रैक्टिस करते रहिए। लिखित अभ्यास होने से आपको आगे किसी प्रकार की अड़चनें नहीं जाएंगी। लिखित अभ्यास से आपकी लिखावट सुंदर बनेगी, आप शुद्ध लिखेंगे, साफ लिखेंगे, स्पष्ट लिखेंगे और आपको आने वाले दिनों में यही जो होमवर्क है वो आपको आपकी सफलता पे बहुत सहायक होगा। बस आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे पाठ को लेकर फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।